गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट एंड उनके पेरेंट्स। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था बेटा कि आर्टरी वेन से जब ब्लड पास होता है तो 5 ml ऑक्सीजन पर मिनट सेल को दे दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ले ली जाती है 4 ml पर मिनट। अब आते हैं बेटा, देखिए पार्शियल प्रेशर देखते हैं। सभी लोग सीरियस हो जाएं। देखिए, जब एयर आ रही है तो पहले एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेशर है 159 mmHg। इसके बाद एल ही प्रेशर हो जाता 104, फिर प्रेशर हो जाता 95 और सेल में यही हो जाता है बेटा 40। तो 159, 104, 95 और 40 mmHg, ये एनसीईआरटी का डायग्राम बेटा, इसको आपको याद रखना है ऐसे एज इट इज। अब हमें सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले जानी तो 46 mmHg। इसके बाद इसमें आपके वेन में जो है 45 mmHg, फिर आपके एल्विलाई में 40 mmHg और फिर एक्सपायर्ड एयर में 32 mmHg हो जाती है एयर। ये आपको सीक्वेंस बस याद रखना है इस पेज पे बेटा। अब आ जाइए सीधा सीधी मतलब ये है लाइन आपको याद रखनी है। 97% ऑक्सीजन आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ कैरी होती है, 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा के साथ कैरी होती है। ये सीधा क्वेश्चन बने बेटा। इसके बाद हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज, जैसी कार्बन डाइऑक्साइड रहती है एज इट इज 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में फ्लो होती है, 70% एक कन्वर्ट होकर के बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में फ्लो होती है। यानी टोटल कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूछा जाए तो 77% और 23% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ फ्लो होती है आरबीसी के अंदर। इसे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ये बेटा याद रखना है आपको, इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, सीधा क्वेश्चन बनेगा, सबका सही होगा, आपका गलत ना हो। आज का लेक्चर मैं डेडिकेट करना चाहता हूं, एक बच्चा है वरुण, मेरा पढ़ाया हुआ, उसके भाई को भी मैंने पढ़ाया था, शौर कपूर, वरुण कपूर इस बार भटिंडा एम्स में गया है। उस बच्चे ने कहा था आप मुझे भूल गए सर। मैंने कहा नहीं, हर लेक्चर में डेडिकेट मैं करूंगा कुछ बच्चों को। आज उसका नंबर आ गया है, सभी का नंबर आएगा। तो थोड़ा से मैं ये चाहूँगा कि बच्चे जैसे मैसेज कर रहे हैं मुझे, सारे बच्चे करते रहे मैसेज मुझे, मेडिकल कॉलेज और ईयर और अपना नाम ज़रूर लिखें बेटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। जो हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं उसमें कितना वॉल्यूम एयर का लेते हैं, अगर आ जाए क्वेश्चन तो उसे हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है बेटा। अगर हम फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं 2500 या 3000 ml एयर को हम ले सकते हैं फोर्सफुली। ईआरवी 1000 से लेके 1100 ml और आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 to 1200 ml होती हैं। इन चारों को अगर हम ऐड कर दें इसे कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी बेटा। इसके बाद स्पायरोमीटर से कौन कौन सा वॉल्यूम हम मेजर नहीं कर सकते, तो आपको कहना है एफआरसी, आरबी, टीएलसी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो रेजिडुअल वॉल्यूम है बेटा, ये वाला वॉल्यूम, ये माउथ से बाहर नहीं निकलता। अगर ये निकल गया तो समझिए हम निकल जाएंगे। और बेटा बड़ा अच्छा रिस्पांस हमें मिला था, लाइक्स और शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये ना सोचिए कि आपको करना, आप अपने दोस्तों से भी बताइए कि मेरे सर हैं, उनका चैनल है, उसको सब्सक्राइब करते रहें बेटा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें और दोस्तों को बताएं कि उनसे पढ़ें, देखें कितनी आसान लैंग्वेज में लेक्चर रहता है। अब बात यहाँ ये है कि टाइडल वॉल्यूम 500 ml एयर आ भी रही है, जा भी रही है, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है कि मैक्सिमम पॉसिबल टाइडल वॉल्यूम बताइए सर। तो मैक्सिमम पॉसिबल टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो एयर बाहर निकल सकती हो और अंदर आ सकती है, ये है बेटा तीनों। तो टोटल अमाउंट एयर का एक्सेल और टोटल अमाउंट एयर का इनहेल जो कर लेते हैं हम लोग, वही क्या है, वाइटल कैपेसिटी है बेटा। एक नॉर्मल पर्सन की बात करूं मैं तो इंस्पिरेशन का टाइम लगता है 2 सेकेंड, जबकि एक्सपिरेशन का टाइम लगता है 3 सेकेंड। यही इन्फेंट की बात करूं, बच्चा हम लोग जैसे
12 to 16 टाइम्स पर मिनट सांस लेते हैं, 12 से 16 बार हम लोग। उसी तरह इन्फेंट जो है वो 44 टाइम्स पर मिनट, छोटा बच्चा। कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर, ये तो याद करने वाली चीजें हैं, छोड़ दीजिए इसको। हेरिंग ब्यूरो रिफ्लेक्स, अगर हमारा लंग्स बहुत फैलने लगे, स्ट्रेच होने लगे, तो हेरिंग ब्यूरो रिफ्लेक्स ये नर्व से जुड़े होते हैं, वैगस नर्व से जुड़े होते हैं, और जल्दी से ये इंस्पिरेशन को इनहिबिट कर देती है, ये याद रखना है आपको। अब मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का ग्राफ लें तो मायोग्लोबिन में 1 चेन होती हैं और एफिनिटी ज़्यादा होती है उसकी, हीमोग्लोबिन में 4 चेन होते हैं, एफिनिटी कम। तो ये जो ग्राफ इसका आता है ये हाइपरबोलिक कर्व होता है, हीमोग्लोबिन का सिग्मोइड कर्व होता है बेटा। और फीटल की एफिनिटी ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन की, मदर की कम होती है फीटस में, क्योंकि एक गामा चेन होती है, ये याद रखना है। कोई कहे कि एक्सटर्नल लेयर है, नाक से लेकर, नाक के पोर से लेकर, नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक की एयर को कंडक्टिंग जोन कहते हैं, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर एल्विलाई तक की एयर गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है। मिडला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है बेटा, कार्डियक सेंटर है, वैसोमोटर सेंटर है, और पेरिस्टाल्सिस सेंटर है। ये सेंटर जो होता है मिडला ऑब्लोंगेटा में, कई बार पूछा गया है, जब हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में हो जाए और हाइड्रोजन आयन हो जाए, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का सिग्निफिकेंस नहीं है, याद रखिएगा, एनसीईआरटी की लाइन है। एवोर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी, 2 बॉडी होती हैं, एक कीमो सेंसिटिव होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का अमाउंट इंक्रीज होता है, ये स्टिमुलेट हो जाती हैं, और मिडला ऑब्लोंगेटा को स्टिमुलेट करती जाकर के, और वो रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है और तेजी से हम गहरी सांस लेते हैं। देखिए ये बेटा डेटा एनसीईआरटी का है, इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन 159 mmHg, सब कुछ mmHg में बोलना है आपको। 104 एल्विलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड में 40, 95 ऑक्सीजनेटेड, इंटरस्टिशियल में 40 और टिश्यू सेल में 23, 116 एक्सपायर्ड एयर में ऑक्सीजन, ये आपको याद रखना है। अब इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड इंस्पायर्ड एयर में जो सांस हम अंदर ले रहे हैं 0.3, 40 एल्विलर एयर, 45 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, 40 ऑक्सीजनेटेड, 45 इंटरस्टिशियल फ्लूइड और 52 टिश्यू फ्लूइड, एक्सपायर्ड एयर में 32। नाइट्रोजन का 59 है, बहुत ज़्यादा पार्शियल प्रेशर इसका होता है, लेकिन ये डिफ्यूज नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन के डिफ्यूजन के लिए हाई प्रेशर चाहिए। नॉर्मल इंस्पिरेशन की मैं बात करूं तो डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल इसमें पार्टिसिपेट करेंगी कॉन्ट्रैक्ट करके। नॉर्मल एक्सपिरेशन की बात करूं तो डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स करेंगी। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात है बेटा कि अंगीठी जला करके कमरे में नहीं सोना चाहिए, ऐसा बताते हैं, तो कहने का मतलब ये होता है कि कोई चीज जब बर्न होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 200 to 250 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग एफिनिटी रखती है, इसलिए, और ये जब बाइंड होती है तो परमानेंटली बाइंड हो जाती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अगर ऐड हुई है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, फिर सेल में ये टूट भी जाता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड परमानेंट बाइंड हो जाती है, इसलिए मौत हो जाती है बेटा। माउंटेन सिकनेस की बात करूं, अगर पहाड़ों पे जाने पर 2-3 बीपीजी या डीपीजी बनता है बहुत ज़्यादा, और ये बनता जहां है, ऑक्सीजन जहां पे हीमोग्लोबिन से ऐड होती है वहीं पे ऐड होने लगता है। एक तो ऊपर जाने पर एयर का प्रेशर कम भी हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी भी है, ऊपर से हीमोग्लोबिन से जुड़ने लगता है 2-3 डीपीजी या बीपीजी। अब एक तो ऑक्सीजन की कमी, ऊपर से जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रही थी हीमोग्लोबिन पे वहां पे बीपीजी जुड़ रहा है, इसलिए ऊपर जाने पे चक्कर आना, उल्टी आना, फीवर आना, ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सही हो जाएंगे। फिर ये कुछ टर्म है बेटा याद करने वाला, याद कर डालिएगा। ये डाइवर्स जो होते हैं, सी डाइवर्स, पानी में नीचे जब जाते हैं
तो प्रेशर की वजह से नाइट्रोजन उनमें डिसॉल्व हो जाती है और नाइट्रोजन डिसॉल्व हो गई। जब वो ऊपर आते हैं तो नाइट्रोजन के बबल धीरे धीरे निकल जाते हैं। मान लिया अचानक वो ऊपर आ गए तो नाइट्रोजन के बबल जब ऊपर आ जाएंगे, वो समुद्र के किनारे पे आ जाएंगे, तो नाइट्रोजन के बबल बाद में निकलेंगे और वो क्लम्प कर सकते हैं, छोटे छोटे बबल जम सकते हैं कैपिलरी के अंदर, और ये बहुत पावरफुल होते हैं। हो सकता है इससे पैरालाइज हो जाए आदमी। इसे डिस्बैरिज्म या कैनिसन या बेंड डिजीज कहते हैं। मिडला ऑब्लोंगेटा बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप डॉर्सल साइड में मिडला के, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप वेंट्रल साइड में होता है। जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है वो इंस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है कुछ भी जैसा उसको कमांड मिलेगा उस तरह से काम करेगा, इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन के लिए। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप नॉर्मल इंस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नॉर्मल एक्सपिरेशन बेटा पैसिव प्रोसेस है। न्यूमोटैक्सिस सेंटर जो होता है ये पॉन्स में होता है लिमिट इंस्पिरेशन के लिए, और इसकी हेल्प करता है एपनेस्टिक सेंटर। एपनेस्टिक सेंटर एनसीईआरटी में नहीं है, बस याद रखिए डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इम्फाइसेमा एल्विलर वॉल डैमेज हो जाती है इसमें, याद रखिएगा, ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से ऐसा होता है। अस्थमा में ब्रोंकस और ब्रोंकियोल में स्वेलिंग आ जाती है, वीजिंग साउंड आने लगती है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, क्यों इसे ऑक्यूपेशनल कहते हैं? क्योंकि ये ऑक्यूपेशन से जुड़ी होती है। जैसे एस्बेस्टास सीमेंट फैक्ट्रियों में यूज होता है, इसके फाइबर लंग पर धीरे धीरे जमते जाते हैं, इसीलिए वहाँ के वर्कर्स को कहा जाता है मास्क लगाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और लंग्स में धीरे धीरे एस्बेस्टास जमा होने की वजह से लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती, सेल के ऊपर जो है एस्बेस्टास जम जाता है, लंग्स में रेस्पिरेशन नहीं हो पाता। सिलिकोसिस में सिलिका जम जाता है, स्टोन पे काम करने वाले लोगों को ऐसा होता है। बाईसाइनोसिस ब्राउन लंग डिजीज है, कॉटन इंडस्ट्री में ऐसा होता है या वेजिटेबल के फाइबर वगैरह से। कोल वर्कर्स में न्यूमोकोनियासिस हो जाता है, इसमें ब्लैक लंग डिजीज कहते हैं। ये सारी कुछ चीज़ें बेटा फाइबर के जमाव से लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन में आ जाना, जिससे गैसियस एक्सचेंज अच्छे से ना हो सके। बस बेटा आज बस यहीं तक। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। सब लोग खुश रहिए, जो डाउट हो पूछते रहा करिए, बहुत सारे बच्चों के फोन आते हैं। सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करना ना भूलें बेटा। बाय बाय, थैंक यू।